चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले कि प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म से संबंधित जो भी पद हैं वो सारे पद क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो आज हम लोग देखेंगे क्या कि आखिर प्रिज्म होता क्या है, कैसे प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है, इससे संबंधित कुछ पद हैं, जो पद हम लोग कैसे निकालेंगे और इस पर छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक दिन का ही टॉपिक है, ध्यान से देखा जाए। कहता है क्या कि जो प्रिज्म है आपका, इस प्रिज्म के जानकारी के लिए आपको इससे पहले स्नेल का नियम आना चाहिए। जिस स्नेल के नियम में मैंने आपको क्या बताया है, स्नेल के नियम में मैंने आपको क्या बताया है कि यदि कोई मीडियम है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, और प्रकाश की किरण मान लीजिए कि एक माध्यम से चली, दूसरे माध्यम में टकराई और यहां पर जो आपतन कोण बनाई ये कोण है कितना I, और यहां से अपवर्तन के बाद जो ये अपवर्तन कोण बना ये है कितना R। तो स्नेल का नियम कहता है क्या कि जो साइन I और साइन R का अनुपात होता है वो क्या होता है, नियतांक। लेकिन वो नियतांक μ2 बाई μ1 होगा कि μ1 बाई μ2 होगा, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए μ1, उधर का साइन के साथ एंगल लीजिए साइन I। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इधर का एंगल, और इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए उधर का एंगल लीजिए कितना, साइन R। और यही आप याद रखिए कि μ1 जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल इक्वल टू जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। और यही स्नेल का नियम याद रखिएगा, साइन R को इधर ले आइएगा तो साइन I बाई साइन R हो जाएगा, और μ1 को इधर ले जाइएगा तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बाई वाला याद रखने के लिए, और ये याद रखने में आसान है, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। तो ये था आपका क्या, स्नेल का नियम, जिस स्नेल के नियम को आप लोग शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। और इस शॉर्टकट को अब हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे कि आगे बढ़ाएंगे अपने चीज को प्रिज्म में। तो प्रिज्म के बारे में कहता है क्या कि यह एक समांगी, समांगी का मतलब आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, समांगी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस, हर जगह एक समान रहने वाला, ठीक ना। यह एक समांगी ठोस पारदर्शी पदार्थ, ठोस पारदर्शी पदार्थ है, ठोस पारदर्शी पदार्थ है जो दो समतल सतहों के द्वारा, जो दो समतल सतहों के द्वारा, जो दो समतल सतहों के द्वारा कुछ कोण पर घिरे होते हैं, कुछ कोण पर घिरे होते हैं, कुछ कोण पर घिरे होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। समांगी का मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस का मतलब कि एक ऐसा ठोस जिसका हर जगह जो अपवर्तनांक हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो, एक जैसा। जैसे अगर कांच है तो एक जैसा कांच है, कांच में अलग अलग तरह की कांच मिक्स भी हो सकता है। तो इसमें यह मान के चलना है क्या कि जिस ठोस पदार्थ का हम लोग बात कर रहे हैं, उस ठोस पदार्थ के हर एक बिंदु का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक कैसा है, एक जैसा है। अब देखिए कि दो समतल सतह के द्वारा किसी कोण पर घिरे होते हैं। तो देखो, अगर मान लो कि ये एक समतल सतह है और एक दूसरा समतल सतह ये है, तो इस बीच में ऐसा एक ठोस बन रहा है कि नहीं, आगे भी देखिए आप ऐसे। तो ये जिस कोण पर घिरा हुआ होगा, तो इसी संरचना को हम लोग क्या कहेंगे, इसी वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। आप देखिएगा, अगर प्रिज्म का हम लोग थोड़ा सा डायग्राम अगर ड्रॉ करने का कोशिश करें, तो प्रिज्म का अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करने का कोशिश करें तो देखिएगा कि जो प्रिज्म होगा अपना, ये प्रिज्म हो जाएगा कुछ इस तरह का। जो प्रिज्म होगा अपना, ये प्रिज्म हो जाएगा कुछ इस तरह का। और इसमें आप क्या करें, तो इसमें आप करें क्या, तो इसको कुछ इस तरीके से मिलाएं। ये देखिए यहां से मिले, ये यहां से मिले, और ये यहां से मिले। आप देखिए कि ये एक ऐसा सॉलिड है जैसे लग रहा है कि किताब खुली हुई है, और किताब खुली हुई है तो इसमें दो समतल सतह है। एक सतह आपको बाहर से ये दिख रहा है और एक सतह आपको अंदर वाला सतह दिख रहा है। इस दोनों सतहों के बीच में, इस दोनों सतहों के बीच में जो है, तो इस दोनों सतहों के बीच में आपको ये कोण भी दिख रहा है, थीटा। और इसी कोण को हम लोग जो है, तो इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रिज्म कोण। इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और सामान्यतः इसे हम लोग थीटा से नहीं, सामान्यतः इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो देखिएगा कि कोई भी दो समतल सतह से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, पारदर्शी क्षेत्र होगा और समांगी होगा, होमोजीनियस भी होना चाहिए। तो अगर ऐसे क्षेत्र से घिरे हुए सतह आपको मिले तो इस सतह को हम लोग क्या कह देंगे? प्रिज्म। और इस प्रिज्म में आप देखिए तो आपको नीचे एक एरिया दिख रहा होगा, ये वाला एरिया, जिसे हम लोग प्रिज्म का आधार कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब जो हम लोग प्रिज्म को बनाएंगे अपने स्टडी के लिए, उस स्टडी में जो अपना प्रिज्म होगा वो सिंपल एक ट्रायंगल बनाएंगे। और इस ट्रायंगल में जो प्रिज्म कोण का मान है वो ये वाला कोण होगा ए, यदि प्रकाश की किरण इधर से आती है और कुछ इस तरीके से चले जाती है। मतलब आप सीधा सीधा बात याद ये रखेंगे कि प्रकाश की किरण, आप देखिएगा कि कोई भी अगर तिकोना सतह है तो तिकोना सतह है, आप देखिए इसमें तीन समतल सतह है, एक ये वाला और एक नीचे से ये समतल सतह, ये तीन सतह है। और तीनों सतह एक दूसरे से किसी न किसी कोण पर है ना, किसी न किसी कोण पर है। तो प्रकाश की किरण यदि एक सतह से एंटर करेगी तो दूसरे सतह से निकलेगी। मान लो हो सकता है कि इस सतह से एंटर करे और इसी सतह से निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी प्रकाश की किरण जिस सतह से एंटर की और जिस सतह से निकली, उस दोनों सतहों के बीच का जो कोण होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म का कोण कहेंगे। सीधा यही बात याद रखना, क्या कि जिस सतह से प्रकाश की किरण एंटर की और जिस सतह से प्रकाश की किरण निकली, मतलब कि प्रिज्म से अपवर्तन के दौरान एक सतह पर प्रकाश की किरण आपतित होगी और दूसरे से अपवर्तित होगी। तो इसी दोनों सतहों के बीच का जो कोण होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रिज्म का कोण कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखिए कि अगर हम लोग बात करें किसी प्रिज्म में, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक अपना प्रिज्म है और इस प्रिज्म में हम प्रकाश की किरण को दो तरीके से जो है, प्रकाश की किरण को हम इसमें दो तरीके से हम आपतित करवाते हैं। मान लीजिए एक बार ऐसा हो सकता है कि प्रकाश की किरण ऐसे आए, ऐसे चले और इस तरीके से चले जाए। यहां पर आप मान लीजिए कि इस कोण का नाम हम रखते हैं ए, इस कोण का नाम हम रखते हैं बी, और इसको हम पहला केस मान के चलते हैं। एक केस ऐसा हो सकता है। दूसरा केस आप मान लें क्या कि मान लीजिए कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, ऐसे अपवर्तित हुई और ऐसे निकल गई। इसको हम दूसरा केस मान के चलते हैं। तो आप देखिए कि केस ए में जो प्रिज्म कोण होगा, अगर आप बात करें केस वन में, तो केस वन में अगर आप देखेंगे तो जो आपका प्रिज्म का कोण का अगर हम बात करें तो प्रिज्म कोण जो होगा, मैं आपको क्या बोला हूं कि प्रकाश की किरण जिन दो सतहों से अपवर्तित होगी उन दो सतहों के बीच का कोण कौन सा है? ए है। तो इसका मतलब यहां प्रिज्म कोण जो होगा ये आपका कौन सा एंगल होगा? ए के बराबर में। लेकिन अगर आप केस टू में देखेंगे तो प्रिज्म वही है, प्रकाश की किरण एक सतह से आई है और इस बार इस सतह से अपवर्तित की है। तो मैं क्या बोला हूं कि जिन दो सतहों से प्रकाश का अपवर्तन होगा उन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही क्या हो जाएगा? प्रिज्म कोण हो जाएगा। मतलब केस टू के लिए जो आपके प्रिज्म कोण का मान होगा, जो आपका प्रिज्म एंगल होगा, ये प्रिज्म एंगल कितने के बराबर में होगा? प्रिज्म एंगल का मान जो होगा वो कितना होगा? एंगल बी के बराबर में। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है क्या कि प्रिज्म पर जिन सतहों के बीच में अपवर्तन होगा उन सतहों के बीच का जो कोण होगा उसे ही क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। देखिए इससे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े हैं और प्रकाश के अपवर्तन में हम लोगों ने यह पढ़ा है क्या कि यदि प्रकाश की किरण जो है तो एक माध्यम से टकराती है और दूसरे माध्यम में एंटर करती है, एक माध्यम से निकलकर, तो उसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उसके दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। और दिशा परिवर्तन के इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये एक कांच की सिल्ली है। ये क्या है? एक कांच की सिल्ली है, कांच का एक स्लैब है। और इस कांच की सिल्ली से मान लिया जाए क्या कि एक प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से आपतित होती है, और जब हवा से प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होगी तो यह अपना दिशा परिवर्तन करेगी। दिशा परिवर्तन मान लीजिए कि ऐसे किया और फिर यह दिशा परिवर्तन के बाद क्या हुआ कि इस माध्यम में वापस लौट गया। यह घटना क्या थी? प्रकाश की अपवर्तन थी आपकी, कि प्रकाश की किरण जब वायु से
कांच के सिल्ली में एंटर की तो अपना दिशा परिवर्तन कर ली, और फिर जब कांच की सिल्ली से हवा में गई तो भी क्या की, अपना दिशा परिवर्तन कर ली। इस स्थिति को हम लोग फर्स्ट कंडीशन मानते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक दूसरी स्थिति को जरा सा ध्यान दीजिएगा कि दूसरी स्थिति में ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रकाश की किरण ऐसे एंटर करे, प्रकाश की किरण इस सतह पर एंटर करे और रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो, रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो कि ऐसे निकल जाए, मान लो ऐसे दिशा परिवर्तन करके निकल जाए। अब ध्यान से देखना कि यहां पर जो है दूसरी स्थिति में प्रकाश की किरण इस साइड वाले सतह से एंटर की है और ऊपर वाले सतह से निकल गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जबकि इसमें विपरीत सतहों से निकली है। तो जब दो समतल सतह है और कॉरस्पॉन्डिंग ही साइड हो, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग हो, अगल बगल का सतह हो, और अगर अगल बगल सतह से प्रकाश का अपवर्तन हो जाए तो फिर ये कांच की सिल्ली कैसा व्यवहार करने लगेगा, प्रिज्म के जैसा। क्योंकि देखो ये दो सतह है, एक सामने वाला ये वाला सतह है और एक ऊपर वाला ये वाला सतह है। आप ध्यान से देखेंगे तो एक सतह ऐसा है और दूसरा सतह इस पर लंबवत ऐसा है, और प्रकाश की किरण, आप इसी को अगर थोड़ा सीधा कर दीजिए तो प्रकाश की किरण एक सतह से एंटर की है और दूसरे सतह से निकल गई है। तो ऐसे स्थिति में जो है केस 2 में ये कांच की सिल्ली भी कैसा व्यवहार करेगा, प्रिज्म के जैसा व्यवहार करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि केस 1 में जो है तो ये कांच की सिल्ली है, केस 1 में जो है ये क्या है, कांच की सिल्ली है। लेकिन यही केस 2 के लिए जो है यही चीज क्या हो जाती है, केस 2 के लिए यही चीज क्या हो जाती है, केस 2 के लिए यही चीज क्या हो जाती है, प्रिज्म हो जाती है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं। इन चीजों को नोट्स में नहीं डालना है, बस इन चीजों को सीखना है। बात समझ में आ रहा है कि कांच की सिल्ली, कोई जरूरी नहीं है कि प्रिज्म हमेशा आपको तिकोना आकार में ही दिखे, प्रिज्म आपको कैसे भी आकार में दिख सकता है। लेकिन अगर दो एक ही अगल बगल के समतल से अगर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो इस अपवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिज्म से अपवर्तन बोलेंगे। लेकिन यदि विपरीत सतहों से अपवर्तन हो रहा है तो ऐसे अपवर्तन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यही कांच की सिल्ली पहले वाले स्थिति में कांच की सिल्ली के जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन यही सिल्ली जो है तो दूसरे वाले केस में कैसा व्यवहार कर रहा है, प्रिज्म के जैसे व्यवहार कर रहा है। बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि इस प्रिज्म में आप अपवर्तन में इससे पहले पढ़े हुए हैं क्या कि यदि प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब के तरफ मुड़ जाती है, और यदि प्रकाश की किरण प्रकाशतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आपने पढ़ा है कि यदि विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के तरफ मुड़ेगी, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। अगर हम थोड़ा देर के लिए मान लें कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म जो है वो कांच की प्रिज्म है, इसकी कांच की प्रिज्म है, और ये कांच के प्रिज्म से, ये कांच के प्रिज्म से, और इधर अगल बगल में जो है ये क्या है, हवा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप स्पष्ट रूप से ये जान पाएंगे कि हवा जो है ये कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, लेकिन जो कांच का प्रिज्म है ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। बात समझ में आ रही है। अब मानिए कि कोई प्रकाश की किरण जो है, तो कोई प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर मानिए कि ऐसे आपतित हुई, कोई प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर मान लीजिए कि ऐसे आपतित होती है, ऐसे आपतित होती है। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है तो आपतन कोण ये कितना आई, गलत। आपतन कोण हमेशा आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण होता है। तो पहले अविलंब ड्रॉ कीजिए, ठीक ना। तो अविलंब ड्रॉ कीजिएगा तो आप देखिए कि अविलंब आपका कुछ ऐसा इस सतह पर लंब डालेगा, और इस सतह पर जब आप लंब डालिएगा तो ये वाला जो कोण होगा अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण, ये क्या होगा, आपतन कोण होगा। बात समझ में आ रही है, आपतन कोण होगा। अब ये प्रकाश की किरण जो है आपकी, ये प्रकाश की किरण आपकी चाह रही थी क्या कि हम सीधे ऐसे चले जाएं, ये था आपका क्या, आपतित किरण, जो चाह रही थी कि हम सीधे यहां से जाए। लेकिन देखिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में अगर प्रवेश करेगी प्रकाश की किरण तो नियम यह कहती है कि यह अविलंब की तरफ मुड़ जाएगी, और ये प्रकाश की किरण अपवर्तित होने के बाद अगर अविलंब की तरफ मुड़ेगी तो कुछ इस तरीके से अविलंब की तरफ मुड़ेगी, कुछ इस तरीके से अविलंब की तरफ मुड़ेगी। और जब ये अविलंब की तरफ मुड़ेगी मेरे भाई, तो ये किरण जो है तो फिर देखो कि माध्यम बदलने के लिए तैयार है, फिर से ये किरण माध्यम बदलने के लिए तैयार है। लेकिन अब की बार जो है तो यहां पर हम मान लेते हैं क्या थोड़ी देर के लिए कि ये जो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण है यह है कितना, R1।
बात समझ में आ रहा है? अब फिर से अगर हम उस बिंदु पर अभिलंब डालें, अगर हम फिर से उस बिंदु पर अभिलंब डालें तो अभिलंब कुछ ऐसे हो जाएगी, है ना। और ये अभिलंब कुछ ऐसे हो जाएगी तो अब की बार देखिए कि इसका यहां पर जो आपतन कोण है ये वाला, अब ये आपतित किरण और ये अभिलंब, इसके बीच का जो आपतन कोण है इसको हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए R2। अब देखिए कि ये अब प्रकाश की किरण जो है ये प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने वाली, कांच से हवा में प्रवेश करने वाली है। तो अभिलंब के नजदीक जाएगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब से दूर जाती है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से हो जाएगी और इस तरीके से हो जाएगी। तो इसमें जो है सो आप जो हवा से चली प्रिज्म में आई आपतित किरण, प्रिज्म से जो दिशा परिवर्तित की वो अपवर्तित किरण, और फिर प्रिज्म से जो हवा में वापस लाइट आई इसे हम लोग बोलते हैं क्या? निर्गत किरण। और इस कोण को जो है, तो इस कोण को हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस ई से डिनोट करते हैं, निर्गत कोण। बात समझ में आ रहा है? देखिए कि प्रिज्म के जिन सतहों के बीच में अपवर्तन हुआ है उन सतहों के बीच का ये वाला कोण, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिज्म का कोण बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जरा सा अगर ध्यान दें तो अभिलंब जो है, तो अभिलंब निश्चित रूप से जो है तो सतह पर क्या होता है? लंब होता है 90 डिग्री, और ये भी अभिलंब यहां पर सतह से कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अब जरा सा देखिए कि इसमें अब मैं कर क्या रहा हूं कि ये जो आपका निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण ये चाह रही थी क्या कि भाई हम कुछ ऐसे चलें। निर्गत किरण जो है सो चाह रही थी क्या कि कुछ हम इस तरीके से चलें। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कि निर्गत किरण जो है सो कुछ इस तरीके से चलती हुई दिखेगी। अब देखिए कि इस बीच में आपको आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में एक कोण दिख रहा होगा, ये वाला कोण। और इसी कोण को हम लोग बोलते हैं क्या? इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्थापन कोण बोलते हैं। इस विस्थापन कोण को बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? इसको डिनोट करते हैं भाई डेल्टा से। इसको डिनोट करते हैं किस चीज से? डेल्टा से। इस विस्थापन कोण को हम लोग डिनोट करेंगे किस चीज से? ऐसे वाले डेल्टा से। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि अगर थोड़ा सा क्या किया जाए कि इस अभिलंब को और बढ़ाया जाए, इसको और इससे मिला दिया जाए, दोनों अभिलंब एक जगह पर मिल रही है। तो आप ध्यान देंगे अगर ध्यान से तो आप देखिए तो कि ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण आई का सम्मुख कोण है। तो आई का सम्मुख कोण है तो सम्मुख कोण बराबर होना चाहिए, मतलब इधर अगर आई है तो इधर भी आई होना चाहिए। और इस आई में से एक कोण है R1, तो ये दूसरा कोण जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? I माइनस R1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप इधर देखिए कि E का जो सम्मुख कोण है ये पूरा ये कोण है। E का सम्मुख कोण क्या है? पूरा ये। और सम्मुख कोण बराबर होता है, मतलब अगर इधर E है तो इधर भी कितना होना चाहिए? E होना चाहिए। और अगर इधर E है जिसमें से एक है R2, तो ये दूसरा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? E माइनस R2। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो इस वाले त्रिभुज में आप देखिए, इसका हम लोग कुछ नामकरण कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसका नाम रख लें P, इस पॉइंट का नाम रख लें Q, इस पॉइंट का नाम रख लें R, और इस पॉइंट का नाम रख लें S। PQRS। ठीक है? अब देखिएगा ध्यान से कि इस त्रिभुज में देखिए PQR में, त्रिभुज PQR में अगर आप देखिएगा तो आप पाइएगा क्या कि जो त्रिभुज PQR में आपको मिल रहा है, ये आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है ये कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री का होता है। इसका मतलब कि R1 प्लस R2 और प्लस एंगल R जो होना चाहिए ये कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री का। और 180 डिग्री का होना चाहिए, तो अगर हम यहां से एंगल R निकालना चाहें तो 180 माइनस R1 और प्लस R2 को जब हम उधर प्लस से लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका मतलब कि जो ये कोण आपको मिल रहा है, ये वाला कोण, ये वाले कोण का मान कितना मिल रहा है? 180 माइनस R1 प्लस कितना? R2 के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब आप चतुर्भुज का बात करिए PQRS का। ठीक है? PRQS का। अब आप अगर चतुर्भुज PRQS में देखिएगा तो अगर हम लोग लिखें एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q और प्लस एंगल S, तो चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है?
360 डिग्री का। अब देखिए कि एंगल पी के बारे में आप देखिए कि एंगल पी जो है इस चतुर्भुज में ये कितने डिग्री का है, अविलंब और सतह के बीच का कोण जो कितने का होता है 90 डिग्री का, तो एंगल पी कितने का हो गया 90 डिग्री। एंगल आर के बारे में देखिए अभी हम लोगों ने निकाला है कितना 180 माइनस R1 और प्लस कितना R2। एंगल क्यू के बारे में देखिए, ये एंगल क्यू भी क्या है नॉर्मल और सतह के बीच का कोण है जिसका मान कितने का हो जाएगा भाई 90 डिग्री का। और एंगल एस को आप ध्यान से देखिए तो ये प्रिज्म कोण ही है जिसका मान है कितना ए, और ये सारे मिलके हो जाएंगे कितने, ये सारे मिलके हो जाएंगे कितने 360 डिग्री के बराबर में। देखिए 90 180 और 90 को आप जोड़िएगा तो 90 180 और 90 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस R1 प्लस R2 प्लस ए बराबर कितना 360, और फिर से इस 360 को इधर लेके जाइएगा तो आपके पास बचेगा कितना माइनस R1 प्लस R2 प्लस ए बराबर 360 माइनस 360 जो कि कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये कितना हो गया जीरो। और फाइनली आप देखिए कि माइनस R1 प्लस R2 को जब इस साइड लेके जाइएगा तो इधर बचेगा आपके पास एंगल ए, और एंगल ए बराबर कितना बचेगा R1 प्लस R2, और यही हो जाता है क्या प्रिज्म एंगल का एक परिभाषा। ठीक है कि अगर आपको प्रिज्म एंगल निकालना है तो प्रिज्म एंगल पहला अपवर्तन कोण और दूसरा प्रिज्म के अंदर का जो कोण है R1 और R2 इस दोनों के योग के बराबर में होगा क्या आपका कोण ए। बात समझ में आ रहा है? जरा सा आप ध्यान से अगर देखें, अगर आप ध्यान से देखें त्रिभुज, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए कुछ m, इस पॉइंट का नाम रख लीजिए कुछ m। अब PQM में आप देखिए त्रिभुज PQM में, तो हम लेके चल रहे हैं आपको कहां पर त्रिभुज PQM में। अब देखिएगा कि त्रिभुज PQM में जरा सा हम लोग बना ही लेते हैं बाहर करके PQM का। देखो PQM ऐसा है कुछ, PQM ये वाला एंगल है आपका डेल्टा, ये है P, ये है Q, ये है M। P के पास का जो एंगल है वो है I माइनस R1, P के पास का जो एंगल है ये है कितना I माइनस R1, Q के पास का जो है ये है E माइनस R2, और ये एंगल है कितना डेल्टा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए कि आप जानते हैं क्या कि बाह्य कोण जो है वो विपरीत अंतः कोणों के बराबर होता है। बाह्य कोण जो है सो विपरीत अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो भाई इस हिसाब से अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो ये बताओ कि डेल्टा बराबर I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा तो डेल्टा बराबर जो लिखेंगे I माइनस R1 और प्लस E माइनस R2, इसको अगर हम डेल्टा बराबर लिखना चाहें तो I माइनस I प्लस लिखिए I प्लस E, और दोनों में से माइनस कॉमन कर लीजिएगा तो R1 प्लस R2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और अभी पढ़े कि R1 प्लस R2 प्रिज्म कोण ए के बराबर में होता है। तो इसका मतलब कि अगर आपको विस्थापन कोण डेल्टा बराबर चाहिए तो आप आपतन कोण प्लस निर्गत कोण और माइनस प्रिज्म कोण कर दीजिए तो आपको विस्थापन कोण डेल्टा का मान पता चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो संबंध हम लोग अभी पढ़े हैं। दो संबंध में क्या पढ़े हैं भाई? कि दो संबंध में क्या पढ़े हैं कि अब एक फ्रेश डायग्राम में हम लोग देखते हैं कि दो संबंध में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। तो दो संबंध में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि यदि कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण, कोई प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण यदि मान लीजिए कि प्रिज्म कोण का मान यदि ए है, यदि प्रिज्म कोण का मान ए है और इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, आपतन कोण बनाती है कितने का आई का। तो आपतन कोण बनाती है आई का मतलब ये वाला कोण जो यहां से हम लोग लंब डालेंगे, ये वाला कोण जो यहां से हम लोग लंब डालेंगे, ये लंब डालेंगे तो अविलंब और आपतन कोण के बीच का, आपतित किरण के बीच का कोण ये हो जाएगा आई। अब यहां जो है सो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अविलंब के तरफ झुकेगी और झुक के जो यहां पर कोण बनाएगी इस कोण को हम लोगों ने क्या बोला था R1। और फिर से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो जब हम लोग यहाँ पर लंब डालेंगे, तो जब हम लोग यहाँ पर लंब डालेंगे तो हम लोगों ने इसी कोण को जो है सो इस कोण को क्या बोला था R2। और फिर अब प्रकाश की किरण जो है सो यहाँ से आपका क्या हो रहा है भाई सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, अविलंब से दूर जाएगी और इसी कोण को हम लोगों ने क्या बोला था एंगल E। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से एक संबंध हम लोग क्या पढ़ा था कि जो प्रिज्म का कोण ए होगा वो किसके बराबर में R1 प्लस
R2 के बराबर में। और देखिए कि जो आपका विस्थापन कोण है, ये विस्थापन कोण जो है ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है, जिस कोण को हम लोग, इस कोण को क्या बोले थे? डेल्टा। इस कोण को क्या बोले थे? डेल्टा। तो अगर डेल्टा हमको लिखना है, अगर डेल्टा हमको लिखना है तो इसके लिए क्या बोला? आपतन कोण I प्लस निर्गत कोण E और माइनस प्रिज्म का कोण कितना? A। ये दो चीज हम लोगों ने पढ़ा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखिए कि यहां पर हम लोग मान लें कि ये प्रिज्म जिस पदार्थ का बना है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना? म्यू, या हम इसको बोल दें क्या? म्यू ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आ रहा है? और सराउंडिंग का जो मीडियम है, इसका अगर हम लोग मान ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? म्यू एस, सराउंडिंग का अपवर्तनांक। तो अगर पहले वाले सतह, इस सतह का नाम रख लेते हैं पहला सतह, और इस सतह का नाम रख लेते हैं क्या? दूसरा सतह। तो अगर पहले सतह के लिए हम लोग बात करेंगे, फॉर फर्स्ट सरफेस, अगर बात करेंगे किसके लिए? फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए। तो पहले सतह के लिए अगर हम लोग बात करेंगे और स्नेल का नियम लगाएंगे, तो स्नेल के नियम में मैंने आपको बोला है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, और जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लगाएंगे तो देखो म्यू एस इंटू साइन ऑफ एंगल आई, जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, बराबर जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ प्रिज्म इंटू साइन कितना? R1। एक रिलेशन यहां से मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा रिलेशन देखिए, दूसरे सतह के लिए अगर बात करें, और सेकेंड सरफेस, अगर दूसरे सरफेस के लिए हम लोग बात करेंगे तो जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, यानी कि म्यू पी इंटू साइन एंगल कितना? जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, और फिर जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल लेंगे तो इधर से कितना मिलेगा? म्यू एस इंटू साइन कितना? ई। इस दोनों संबंध में आपको कुछ डाटा पता रहेगा और कुछ डाटा निकालना रहेगा। तो खास करके यहां से जो आपको मिलने वाला डाटा मिलेगा, ये आपको R1 मिल सकता है, R1 मिल जाएगा तो R2 मिल जाएगा इस संबंध का यूज करके, और R2 मिल जाएगा तो E भी मिल जाएगा आपको इस संबंध का यूज करके। अगर इन सारे संबंध का आप यूज प्रॉपरली कर पाएंगे, स्नेल के नियम के साथ साथ प्रिज्म कोण का संबंध और ये विस्थापन कोण का संबंध, अगर इस सारे संबंध को आप याद रखते हैं तो आपसे निश्चित रूप से सवाल बनने लग जाएगा। देखिए एक छोटा सा सवाल मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि कहा गया क्या कि आपके पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है। इक्विलेटरल प्रिज्म होने का मतलब इसका प्रत्येक कोण कितने का? 60 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है क्या कि प्रकाश की कोई किरण जो है तो इस प्रिज्म पर आपतित होती है, और ये आपतित होती है कितने डिग्री का कोण बनाते हुए? तो ये आपतित जो होती है कोण बनाते हुए, ये आपका कोण बनाती है कितने का? 60 डिग्री का। आपको दिया हुआ ये है कि जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है, ये दिया हुआ है कितना? √3। प्रिज्म का जो अपवर्तनांक है ये दिया हुआ है कितना? √3। और आपको सराउंडिंग में दिया हुआ है क्या? कि एयर है, और आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि एयर का जो अपवर्तनांक होता है वो कितने का? 1 का। बात समझ में आ रहा है? तो आपसे कहा जा रहा है क्या? आपसे कहा जा रहा है क्या कि आप यहां पर बताएं हमें, आप हमें ये बताएं कि यहां पर जो है तो आपका एंगल E, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा, और जो विस्थापन कोण है ये कितना होगा। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों चीज आपको निकालना है। इस दोनों चीज को निकालने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा इसके रे डायग्राम पर, और रे डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रे डायग्राम में प्रकाश की किरण हवा से किसी भी माध्यम में जाएगी तो अविलंब की तरफ मुड़ेगी, और अविलंब की तरफ जब मुड़ेगी तो इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? R1। ठीक है, आप क्या करें, यहां स्नेल का नियम लगाएं। तो जब आप स्नेल का नियम लगाइएगा तो स्नेल का नियम लगाइएगा पहले सरफेस के लिए, तो पहले सरफेस के लिए स्नेल के नियम में मैंने क्या बताया है कि जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल, यानी कि स्नेल का नियम अगर लगाइएगा तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल के नियम से आप जानिएगा पहले सतह के लिए, तो पहले सतह के लिए आप देखिए जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 उधर का एंगल कितना? साइन 60 डिग्री, बराबर जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 उधर का एंगल कितना? साइन R1। होगा कि नहीं? उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। अब यहां से सॉल्व करिए तो 1 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन कितना हो जाएगा? √3 से √3 कटेगा, साइन R1 इक्वल टू हो गया कितना?
1/2 और ये किसके बराबर में होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर में, यानी कि R1 बराबर कितना मिल गया, 30 डिग्री। अब देखिए कि हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग पढ़े हैं कि जो एंगल ए होता है ये R1 प्लस R2 के बराबर में होता है। एंगल ए हमको पता है कितने का, बराबर R1 निकला कितने का, बराबर कितना, प्लस कितना, R2 के बराबर में। यहां से आप ध्यान से देखिए कि R2 बराबर आपका कितना आ जाएगा, R2 बराबर आया 30 डिग्री। इसका मतलब कि अगर इस बिंदु पर हम अभिलंब डालते हैं, तो इस बिंदु पर अगर हम अभिलंब डालते हैं तो ये वाला जो कोण मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 30 डिग्री का। और यहां से जो है सो प्रकाश की किरण फिर से जब अपवर्तित होगी तो अभिलंब से दूर भागेगी, और जब अभिलंब से दूर भागेगी प्रकाश की किरण तो यही वाला जो कोण होता है यही क्या होता है, एंगल ई, है ना। अब एंगल ई होता है तो दूसरे सतह के लिए आप यहाँ के लिए जो है तो आप फिर से लगाइए क्या, स्नेल का नियम। तो फिर से लगाइएगा जब आप स्नेल का नियम, तो देखिए स्नेल का नियम कहता है जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उधर का एंगल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, तो एंगल कितना, 30 डिग्री। तो कितना लिखेंगे, √3 इंटू साइन 30 डिग्री। ये यहां पर ध्यान देना, ये सेकंड सरफेस के लिए है, और ये जो स्नेल का नियम था ये किसके लिए था, फर्स्ट सरफेस के लिए। बात समझ में आ रहा है। तो कितना, √3 इंटू साइन 30 डिग्री बराबर कहां गई प्रकाश की किरण, हवा में। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1, और इधर का एंगल कितना, ई। कितना हो जाएगा, 1 इंटू साइन ई के बराबर में। ध्यान से देखिएगा तो √3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर कितना, साइन ई हो गया। और यहां से आपको मिला कितना, √3/2 बराबर साइन ई, और √3/2 कितने का होता है, साइन 60 डिग्री का। और यहां से आपको मिल जाएगा कि एंगल ई बराबर कितना आ रहा है, 60 डिग्री। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब एंगल ई पता चल गया, एंगल ए पता चल गया, और एंगल आई हमको पता है, आई बराबर है कितना, 60 डिग्री। तो अगर डेल्टा लिखना है, अगर डेल्टा लिखना है तो डेल्टा लिखना है तो क्या पढ़े हो, आई प्लस ई और माइनस R1 प्लस R2, या फिर ए, है ना, ए ही लिखिए, आई प्लस ई और माइनस कितना, ए। तो आई कितने का, ई कितने का, अब माइनस ए कितने का, कितना बच जाएगा, निकल गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो एंगल ई भी निकल गया 60 डिग्री का, और डेल्टा का वैल्यू भी निकल गया कितने का, 60 डिग्री का। इस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। आप चाहें तो होमवर्क के लिए एक सवाल नोट कर लें, होमवर्क के लिए एक सवाल नोट कर लें क्या, कि एक प्रिज्म है, ग्लास प्रिज्म है। इस ग्लास प्रिज्म का जो एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपको 45 डिग्री का, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है, इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इक्वल टू, ये दिया हुआ है √2। इधर एयर है और इस पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है कितने डिग्री पे, ये भी 45 डिग्री। तो आपको वही निकालना है कि एंगल ऑफ इमरजेंस कितना होगा और एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि प्रिज्म के इन केसों को अध्ययन करते हुए कुछ ऑब्जर्वेशन है प्रिज्म से रिलेटेड, कि एंगल ऑफ डेविएशन किन बातों पर निर्भर करती है। तो एंगल ऑफ डेविएशन किन बातों पर निर्भर करती है, ये ऑब्जर्वेशन है। तुम अगर यहां से देखोगे तो तुमको लगेगा क्या इस वाले फॉर्मूला से, कि जितना ए का वैल्यू बढ़ेगा डेल्टा का वैल्यू उतना घट जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आई प्लस ई भी तो इसी डेल्टा पर ही निर्भर कर रहा है, आई प्लस ई का वैल्यू भी इस मीडियम पर निर्भर कर रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म पर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो देखा यह जाता है क्या, कि जितना ज्यादा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है एंगल ऑफ डेविएशन भी उतना अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है। तो ऑब्जर्वेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये प्रिज्म से रिलेटेड। कि पहला में कि जितना एंगल ऑफ प्रिज्म को आप बढ़ाइएगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा क्या होगा, उतना बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात कि अगर आप बात करिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, जिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म को आप क्या बोलते हैं, म्यूपी। म्यूपी का वैल्यू आप जितना बढ़ाइएगा, म्यूपी का वैल्यू आप जितना बढ़ाइएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। इस सबको आप लोग स्टेटमेंट में लिखिएगा, ठीक है। कि एंगल ऑफ प्रिज्म के समानुपाती होता है विस्थापन कोण, ठीक ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के समानुपाती होता है विस्थापन कोण। और जो तीसरा पॉइंट है आपका, ये तीसरा पॉइंट में आप देखिएगा कि वेवलेंथ, ठीक ना, तरंग दैर्घ्य जो है, जो आपका तरंग दैर्घ्य है
ये तरंग दैर्घ्य के क्या होगा, तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या, ये मतलब कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा प्रकाश का जितना आप बढ़ाइएगा विस्थापन कोण डेल्टा का मान क्या हो जाएगा, उतना घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर आपको याद हो, ये 3 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताया था कि जो 7 फंडामेंटल कलर है विबजियोर, है ना, विबजियोर, तो आपको अगर याद हो ड्यूअल नेचर में मैं बताया था, या ऑप्टिक्स जिस समय में हम लोग शुरू भी किए थे, तो उस समय में बताया था क्या कि इसका वेवलेंथ इधर से इधर जब आप जाइएगा तो लैम्डा जो है सो क्या करता है, इंक्रीज होता है। कहां से कहां तक, तो करीब करीब 4200 एंगस्ट्रम से ये शुरू होता है और जाते जाते कहां तक जाता है, 7600 एंगस्ट्रम तक जाता है। मतलब अगर वॉयलेट का हम लोग बात करें तो 4200 एंगस्ट्रम का वेवलेंथ है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रेड का अगर बात करें तो 7600। इसी को हम आपको मोटा मोटी याद करने के लिए क्या बताए थे कि इसको मोटा मोटी 4000 एंगस्ट्रम ले लो, और इसको मोटा मोटी कितना ले लो, 8000 एंगस्ट्रम ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप देखिए कि इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एंगल ऑफ डेविएशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जब डिक्रीज करेगा तो आप देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग एक प्रिज्म का बात करें, अगर हम लोग बात करें कि ये एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म से होकर के अगर कोई सा व्हाइट लाइट हम डालें, तो आप जानते हैं क्या कि जो व्हाइट लाइट होता है, ये व्हाइट लाइट 7 फंडामेंटल कलर में बटे हुए हैं, है ना। तो 7 फंडामेंटल कलर में बटे हुए हैं। तो अब यहां से जिसका वेवलेंथ जितना अधिक होगा, यहां से जिसका वेवलेंथ जितना अधिक होगा उसका विस्थापन उतना कम होगा, विस्थापन कोण उतना कम होगा, और जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसका विस्थापन जो है सो उतना क्या होगा, अधिक होगा। तो आप देखिए कि हम यहां पर चाहते हैं कि आपको कि अलग अलग कलरों को दिखाना। आप देखिए कि जो आपतन कोण है, जो आपतित किरण है आपका, ये आपतित किरण यहां से सीधे जाना चाह रही है। अब यहां से जो किरण जितना नजदीक रहेगा उसका विस्थापन उतना ही कम होगा, और जो यहां से जितना दूर जाएगा उसका विस्थापन उतना क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। तो आप देखिए कि इस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो विबजियोर में वॉयलेट है उसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब जो इसका विस्थापन है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब इसका विस्थापन सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो जो सबसे ज्यादा विस्थापन इसका होना चाहिए मेरे भाई, इसका मतलब ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन जो है सबसे अधिक विस्थापन वाला, ये किसका होना चाहिए, वॉयलेट का होना चाहिए, है ना। और जो सबसे आखिरी लाइन है वो किसका होना चाहिए, सबसे कम वाले का होना चाहिए, जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक है। तो जिसका सबसे वेवलेंथ अधिक है वो कौन सा है, रेड। तो रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक है, इसका मतलब ये जो कहानी होनी चाहिए ये किसकी होनी चाहिए, रेड का, क्योंकि इसका विस्थापन कोण देखिए आप सबसे कम, और वॉयलेट का विस्थापन कोण क्या, सबसे अधिक। और इस बीच में जो पैटर्न बनता है VIBGYO का, ऐसे ऐसे देखिए वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है तो विस्थापन कोण क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से जो है तो क्या होता है कि प्रिज्म अपने प्रकाशों को 7 अलग अलग रंगों में विभक्त कर देती है। क्यों विभक्त करने का कारण क्या है कि प्रत्येक रंग का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है, और हम लोग देखे क्या कि तरंग दैर्घ्य जिसका जितना अधिक होगा उसका विस्थापन उतना ही कम होगा, और विस्थापन उतना ही कम होगा तो भाई सब अलग अलग विस्थापित होगा। तो यहां से आया 7 कलर का मिक्सचर व्हाइट लाइट, यहां से आया 7 कलर का मिक्सचर व्हाइट लाइट, लेकिन अलग अलग तरंग दैर्घ्य होने के कारण ये अपने अलग अलग 7 कंपोनेंटों में बट गया। और इस 7 कंपोनेंट में बट गया तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि जो सबसे अधिक विस्थापन वाला है, ये बताइए कि जो सबसे अधिक विस्थापन वाला रंग है वो कौन सा रंग है, तो आप बोलिएगा कि जो वॉयलेट है, जो वॉयलेट है, इस वॉयलेट का जो है तो क्या होगा, अधिकतम विस्थापन होगा। और अधिकतम विस्थापन का कारण क्या है, अधिकतम विस्थापन का कारण है क्या कि वॉयलेट का लैम्डा जो है वो क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और सबसे अधिक विस्थापन वाला जो कलर होगा ये रेड होगा, रेड का जो है सो विस्थापन क्या होगा, रेड का जो विस्थापन होगा ये क्या होगा, न्यूनतम होगा। न्यूनतम विस्थापन का कारण क्या है, न्यूनतम विस्थापन का कारण है, न्यूनतम विस्थापन का कारण क्या है कि रेड का जो लैम्डा है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से मान लीजिए कि अगर इस 7 रंगों को हम क्या करें कि यहां पर एक व्हाइट कलर का स्क्रीन लगा दें,
यहाँ पर हम लोग क्या करें, व्हाइट कलर का एक स्क्रीन लगा देंगे, तो ये सारी लाइट रेज जो है सो आ करके इस पर क्या करेगा कि एक 7 रंग का पट्टी बना लेगा, है कि नहीं? क्या करेगा, एक 7 रंग का पट्टी बना लेगा, और जो 7 रंग का ये पट्टी बना लेगा, तो इसी 7 रंग के पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी 7 रंग के पट्टी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी 7 रंग के पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है प्रिज्म से? तो देखो कि हम बोले हैं क्या कि प्रिज्म का कोण जितना अधिक बड़ा होगा, एंगल ऑफ डेविएशन उतना अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसका आपतन कोण से कैसा संबंध है, इसको जरा सा आप लोग एक बार अगर देखिएगा, एक ग्राफ बनाते हैं, ऑब्जर्वेशन वाला ग्राफ है। ये कहता है क्या कि अगर आप इसमें से एक अक्ष पर रखिए, किसको, एक अक्ष पर रखिए आप आपतन कोण को, एंगल आई को, ठीक है, या फिर इधर रखिए आप आपतन कोण को, और इधर रखिए आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा को, और इधर रखिए किसको, आई को, नहीं तो उल्टा रखो, इधर रखो किसको, आई को, और इधर रखो किसको, डेल्टा को। तो कहता है क्या कि इसके बीच का जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है कुछ इस तरह से, ग्राफ होता है क्या, कुछ इस तरह से, कि अगर इसमें आप बात करिएगा तो विस्थापन कोण का, तो विस्थापन कोण कहीं एक जगह पर जो है, तो कहीं एक जगह पर विस्थापन कोण का मान जो है सो मिनिमम होता है, ठीक है, कहीं एक जगह पर जो है सो विस्थापन कोण का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। ठीक था, इसी को आई रहने दो, तब विस्थापन कोण मिनिमम दिखाएगा, आई, और यहां पर जो है सो आप क्या रहने दीजिए, डेल्टा रहने दीजिए, यहां पर जो है सो आप क्या रहने दीजिए, डेल्टा रहने दीजिए। तो इस कहानी में जो है सो आप देखेंगे कि इस तरह से ग्राफ होता है कि अभी देखो कि आपतन कोण जितना कम है, विस्थापन कोण उतना अधिक है। आपतन कोण को बढ़ाते गए हैं तो ये विस्थापन कोण क्या होता गया है, घटता गया है, एक समय के बाद मिनिमम हो गया है, और फिर क्या होता गया है, विस्थापन कोण बढ़ता गया। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पैराबोला नहीं है, ये कुछ अजीब टाइप का बोला है। पैराबोला होता अगर ऐसे आता सीधे ऐसे चला जाता, तो ये पैराबोलिक पाथ नहीं है कि एक समय से घटता गया, एक जगह मिनिमम हुआ, और मिनिमम होने के बाद फिर से क्या हो गया, एक कांस्टेंट रास्ता पकड़ने लगा। बात समझ में आ रहा है? तो कांस्टेंट रास्ता पकड़ने लगा तो ऐसा ग्राफ होता है। तो इसमें आप देखिएगा क्या कि हर आपतन कोण के लिए, हर आपतन कोण के लिए जो है सो आप देखिएगा कि एक विस्थापन कोण, अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू है डेल्टा 1, तो ये 2 आपतन कोण के लिए होता है। एक बार मान लो कि ये I1 के लिए भी, और एक बार मान लो कहां, ये I2 के लिए भी, मतलब 2 अलग अलग आपतन कोण पर एक ही विस्थापन कोण मिलेगा, जो एक इस न्यूनतम वाले से कम होगा और एक न्यूनतम वाले से क्या होगा, अधिक होगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये पूरा का पूरा आपका आज का प्रिज्म का कॉन्सेप्ट था, जिस प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में आप लोग मेनली याद रखेंगे क्या, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। और दूसरा बात याद ये रखेंगे कि जो विस्थापन कोण है, विस्थापन कोण का मतलब क्या कि प्रकाश के किरणों का कितना अधिक विस्थापन होगा, झुकाव होगा, ये किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो प्रिज्म कोण जितना अधिक, विस्थापन उतना अधिक, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना अधिक, विस्थापन कोण उतना अधिक, और तरंग दैर्घ्य जितना अधिक, विस्थापन कोण उतना कम। और आप देखिए कि विबजियोर में जब हम ऐसे ऐसे बढ़ते हैं आगे, तो आगे आगे बढ़ेंगे तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ती है कहां, 4200 से 7600 एंगस्ट्रम में, और जैसे जैसे तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी विस्थापन कोण घटेगा। इसका मतलब विस्थापन कोण का ऑर्डर उल्टा लगेगा, रेड सबसे ऊपर में और वायलेट सबसे नीचे में। तो ऐसे ही जो है सो आपका बना। इस 7 रंगों में विभक्त होने का कारण क्या है कि यहां तक तो आया ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में आया तो विस्थापन कोण जो है, विस्थापन कोण जो है, ये एंगल डेल्टा, ये एंगल डेल्टा किन किन बातों पर निर्भर करेगा, डेल्टा निर्भर करेगा इसके तरंग दैर्घ्य पर। तो जिसका तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होगा उसको वो उतना कम झुकाएगा, और जिसका अधिक तरंग दैर्घ्य होगा उसको अधिक झुका देगा। तो भाई वायलेट का तरंग दैर्घ्य कम था तो इसको अधिक झुका दिया, रेड का तरंग दैर्घ्य कम था उसको कम झुकाया, और इस झुकाने के क्रम में क्या हुआ कि ये जो उजला लाइट था, जो 7 रंगों का मिक्सचर था, ये अपने अपने कंपोनेंट में क्या हो गया, अलग हो गया। और इसी कंपोनेंट को अगर हम एक स्क्रीन पे ले लेते हैं तो इस स्क्रीन पे जो 7 रंगों की पट्टी बनेगी, ये 7 रंगों की पट्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। आपको याद होगा तो मैं बोला था कि ये 7 फंडामेंटल कलर है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ वायलेट से रेड तक में इन्फानाइट कलर्स होते हैं। क्यों कि 4200 से 8000 तक में इन्फानाइट वेवलेंथ है, और हर वेवलेंथ का एक पार्टिकुलर कलर होगा। जैसे रेड है तो इससे पहले थोड़ा सा कम रेड होगा, और थोड़ा कम रेड होगा, तब धीरे धीरे होते होते ऑरेंज, और तब येलो आएगा, फिर इसके बाद ग्रीन का पैटर्न बनेगा। तो इस बीच में इन्फानाइट कलर पैटर्न्स बनते हैं। और इस तरह से प्रिज्म का ये लेक्चर आज हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले दिन हम लोग स्फेरिकल सरफेस से
प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे और यहीं से हमारी लेंस की कहानी शुरू होगी। बात समझ में आ रहा है? तो कल का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये पढ़ के आइएगा। ये आसान सा लेक्चर था आज प्रिज्म का, काफी आज के लिए।